जय हिंद दोस्तों। आज की अपनी इस पॉलिटी की क्लास के अंदर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित पीछे के एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ह्यूमन राइट कमीशन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनसे संबंधित जो प्रश्न है उनका हम अध्ययन करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के जितने भी प्रश्न पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं वो हम अलग से वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है जो किस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? यानी भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष को पूछा है कि वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन दिया हुआ है न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, न्यायमूर्ति के स्वामी और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन द सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा अपना ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 10वें अध्यक्ष कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 10वां अध्यक्ष जो है उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन है अपना न्यायमूर्ति S. राजेंद्र बाबू, दूसरा है अपना न्यायमूर्ति H.L. दत्तू, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति K. बालाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा। तो 10वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 10वें जो अध्यक्ष हैं वो है अरुण कुमार मिश्रा। तीसरा अपना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। कि निम्न जो कथन दिए हुए हैं उन पर विचार करके उनमें से जो सही कथन है, कथन और कारण दिया हुआ है तो उनके हम बेस के ऊपर जो सही उत्तर होगा वो छांटेंगे। तो पहला अपना कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। पहला ऑप्शन अपना ये है। दूसरा अपना ऑप्शन है, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 17 वर्ष की आयु पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना पहला और ऑप्शन दूसरा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी रिटायर्ड न्यायाधीश बन सकता है। और उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 17 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है यहाँ पर। इसी प्रकार अपना चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना ए दिया हुआ है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 5 है अपना, पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। यानी पदावधि कितनी होती है पद ग्रहण की तारीख से? 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया 5 वर्ष तक या 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। और तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। और यहाँ पर द ऑप्शन दिया हुआ है 3 वर्ष तक या 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना द सही हो जाएगा कि 3 वर्ष तक या 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उसका कार्यकाल होता है। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। प्रश्न अपना यहाँ पर छठा दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति में कौन सदस्य नहीं है? यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना जाता है उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति में एक सदस्य कौन नहीं होता है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा है लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो ये तीनों सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री भी होता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी
इस समिति का सदस्य होता है। तो यहाँ पर राज्यसभा का सभापति होता है, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न 7वां अपना, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, दूसरा है भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, और यहाँ पर द ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो ये तीनों जो दिए हुए हैं, ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, और यहाँ पर स ऑप्शन दिया हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और जनजाति आयोग का अध्यक्ष, और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, ये तीनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। यहाँ पर विधि आयोग का अध्यक्ष होता है, वो मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8 है अपना यहाँ पर दिया हुआ, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग, दूसरा अपना ऑप्शन है राज्य का वित्त आयोग, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है लोकसभा का सचिवालय, और चौथा अपना ऑप्शन है केंद्र का वित्त आयोग। तो यहाँ पर कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। 9वां अपना प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहला कथन है, यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, यह अधिनियम 23 सितंबर 1995 को प्रवर्तित हुआ, और चौथा ऑप्शन है, यह अधिनियम 28 सितंबर 1995 को प्रवर्तित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना ब सही हो जाएगा, यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवर्तित हुआ। कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। 10वां यहाँ पर अपना प्रश्न दिया हुआ है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? वो बताना है हमें। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण करना, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो उद्देश्य हैं वो सही हो जाएंगे। 11वां अपना प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। तो कौन सी धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 2H में और धारा 2M में। तो धारा 2M के अंदर लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। प्रश्न 12वां है अपना आज का, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो नौसेना, राज्य के सशस्त्र बल, थल सेना और वायुसेना। तो भारतीय तीनों सेनाएं हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, राज्य सशस्त्र बल जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 13वां है अपना, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है? आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय, रेवेन्यू न्यायालय और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिविल न्यायालय समझा जाता है कि जो अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को एक सिविल न्यायालय समझा जाता है। आगे वाला अपना 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर स्वयं जांच करेगा। दूसरा है जांच करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा। तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा, और चौथा यहाँ पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा सशस्त्र बलों के द्वारा अगर कोई भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। 15वां यहाँ पर
प्रश्न है, क्योंकि सशस्त्र बल जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में और चौथी पीढ़ी में। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में, कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है। स्वतंत्रता और समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध अधिकार नहीं है, वो क्या है? निजता का अधिकार। स्वतंत्र जो निजता का अधिकार है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध अधिकारों में से नहीं है। प्रश्न नंबर अपना यहाँ पर हो जाएगा 17वां, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। यानी मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? संपत्ति के अधिकार पर है, समानता के अधिकार पर है, धर्म के अधिकार पर है और मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। तो ऑप्शन हमारा द हो जाएगा कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल किस पर है? मानव होने के नाते मानव की गरिमा पर बल देना। आगे वाला अपना 18वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? 10 जनवरी 1920, 4 अप्रैल 1949, 24 अक्टूबर 1945 और 10 दिसंबर 1948। तो यहाँ पर 10 दिसंबर 1948 को विश्वव्यापी मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया था, जो कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में। तो यहाँ पर ये अपना ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर आगे वाला प्रश्न भी आ गया है अपना। तो 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया था, इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे वाला अपना 20वां प्रश्न है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यहाँ पर अनुच्छेद पूछा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पर 29, 28, 30, 32। तो यहाँ पर 30 अनुच्छेद हैं। 21वां प्रश्न अपना आज का अंतिम प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से निम्नलिखित में से किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकेगा? कि उसको यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने का क्या प्रोसेस है? तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता, भ्रष्टाचार एवं संविधान का उल्लंघन किया हुआ हो, या फिर आचरण है वो ठीक नहीं हो, या नियमों के विरुद्ध आचरण करता हो, या आचरण का उल्लंघन करता हो। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, सामान्य विधि का कोई यानी सामान्य जो कानून है उनका उल्लंघन हो, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला अपना ऑप्शन हो जाएगा सिद्ध कदाचार, यानी उसके विरुद्ध सिद्ध कदाचार होना चाहिए, तभी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। ये आज के अपने जो प्रश्न हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो प्रश्न है उनका हमने अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।